हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आ रही हूँ प्रैक्टिस सेट का सेकंड पेपर। और इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आप लोगों के साथ सॉल्व कर चुकी हूँ। उसके मैं 4 पार्ट लेके आई थी, जिसमें 40 क्वेश्चन सीडीपी के थे, 35 जीके के थे और 30 उत्तराखंड के थे और 20 हिंदी के थे और 25 उस पर मैथमेटिक्स भी है। लेकिन मैं उसकी वीडियो अलग से लेके आऊँगी, क्योंकि स्क्रीन पे सॉल्यूशन करने के लिए इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं। वर्क एंड टाइम के हो गया तो काफ़ी लेंदी हैं, तो इसके उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे जाते हैं सीडीपी के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इस पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, भारत में उच्च शिक्षा के प्रारंभ काल में अधिकांशतः किन विषयों पर ध्यान दिया गया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कला। सेकंड क्वेश्चन है, अकादमिक निष्ठा के संवर्धन यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार सांस्थानिक अकादमी निष्ठा पैनल में कितने सदस्य होते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सदस्य। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि उच्च शिक्षा के अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधा कृष्ण आयोग की निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थी? और आपको देखिए ए से लेके ई तक का दिया हुआ है और फिर उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको राधा कृष्ण आयोग की अनुशंसाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो राधा कृष्ण आयोग की अनुशंसाएं थी आपकी, उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। और सेकंड थी, संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। थर्ड थी, सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। और नेक्स्ट थी, साथ ही लोकतंत्र एवं आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण एवं वर्तमान के साथ अतीत की समझ विकसित करना। और नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और महाविद्यालय में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या न हो, यानी कि विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक ना हो और आपका महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। और कार्य दिवसों की संख्या साल में कितनी होनी चाहिए? 180 दिन होनी चाहिए। तो ये आपकी अनुशंसाएं थी। तो चलो अब इसका आंसर आपका देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, जो सही है। बी में बोला है संघीय भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने की तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी सही है। सी में बोला है सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, ये भी अनुशंसा सही है। डी में है अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए, ये गलत है। ई में है भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत करना चाहिए, ये भी गलत है। तो आप लोग देख लीजिए, ए बी और सी सही है और ए बी सी किस में है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है कि राजा राम मोहन राय निम्न में से किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदू कॉलेज कोलकाता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, प्रेसिडेंसी। ठीक हो गया। जो ये हिंदू कॉलेज कोलकाता है, इसी को हम प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, जिसे हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना का संबंध महान समाज सुधारक किससे है? राजा राम मोहन राय से है। और ये कॉलेज औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1817 20 जनवरी 1817 क्यों खोला गया था। और इस कॉलेज को वर्तमान में क्या बोलते हैं हम? अभी बताया था मैंने, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला है कि यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की गई थी, बताइए किसने करी थी यूजीसी की स्थापना? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को हम क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और यूजीसी कब अस्तित्व में आया था? यह आया था 28 दिसंबर 1953। 28 दिसंबर 1953 को ये अस्तित्व में आया था। और 1956 में क्या हुआ था? 1956 में ये संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत का वैधानिक संगठन बना था। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि भारत में निम्न जो ये मुक्त विश्वविद्यालय के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। ऑप्शन अच्छा ए ऐसे दिए हुए हैं, इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप लोग देख लीजिए पहले। अब सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, जो एक कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? कर्नाटक राज्य, ये हुआ था 1996 में। अब है नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, ये आए थे 1991 में, 1991। फिर था उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक हो गया, ये था 1999। फिर था मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 91 में।
और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय है, मेरे कहने गलती हो गई है, माफ़ करिएगा, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके बाद है आपका कौन सा था, नालंदा। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी आपकी 1987 में, ठीक हो गया। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। जो कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 हुई थी। मैंने 91 बोला था, उसके लिए माफ कर देना, 1997 इसका आंसर है। और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1999 में। और फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी, ठीक है। और फिर नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, नालंदा की 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अब आप सबसे पहले सीरीज वाइज लिखिए। अब सबसे पहले इस पर किसकी हुई थी, सबसे पहले हो रखी थी आपकी 1987, यानी कि नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय कितने में है, ऑप्शन नंबर ई में है। तो ई से स्टार्ट होंगे इसके ऑप्शन, देख लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, EDABC। तो यहाँ पर को देख लीजिए, EDABC इसका आंसर है, EDABC। यानी कि सबसे पहले कौन बना था, ई में बना था, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय 1987 में इसका गठन हुआ था। फिर था मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, इसका गठन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। फिर है आपका ए, यानी कि कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक हो गया, इसका 96 में हुआ था। फिर आपका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय 97 में हुआ था। फिर आपका आएगा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 में, ठीक हो गया। आप लोग ये लिख भी लीजिएगा। अब चलते हैं हम, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि भारत में निम्न प्रकार के विश्वविद्यालय में से कौन न्यूनतम संख्या में है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। यानी कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या क्या है, सबसे कम है। 2023 तक भारत में विभिन्न श्रेणियों में 1074 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। 2023 का आंकड़ा है ये। और केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में शीर्ष विश्वविद्यालय सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं जो छात्रों के लिए शिक्षा की लागत को कम करने के लिए सरकार के द्वारा वित्त पोषित हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था, बताइए क्या था। जो आपका भारतीय शिक्षा आयोग है उस पर क्या था, इसका आंसर आपका होगा त्रिभाषा फॉर्मूला था, ठीक है। जो भारतीय शिक्षा आयोग है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र का क्या सुझाव दिया था। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसको हम और अदर नेम से भी जानते हैं, क्या, कोठारी आयोग के नाम से इसको हम जाना जाता है ये। और ये सूत्र 1968 के राष्ट्रीय नीति जो NEP आई थी आपकी संकल्प में प्रतिपादित है, जो 1968 की राष्ट्रीय नीति आई थी। और इसका गठन कब हुआ था, जो ये आयोग है, 14 जुलाई 1964, 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और इस पे त्रिभाषा फॉर्मूला था। ये पहली भाषा में क्या था, यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए था, बोला था। सेकंड भाषा में बोला था हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी भाषा होगी। और थर्ड भाषा में इन्होंने बोला था कि हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी, ठीक है। यानी कि त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, त्रिभाषा फॉर्मूला। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि देश के कितने विश्वविद्यालय UGC के विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 4 हुई। और ये कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो वर्तमान में देश के कुल 4 विश्वविद्यालयों को क्या UGC केयर विश्वविद्यालय के रूप में क्या है संदर्भित किया गया है। और ये 4 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, ये है एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में है। एक है MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो कहाँ है, बड़ौदा पश्चिमी क्षेत्र में। फिर थर्ड है आपका हैदराबाद विश्वविद्यालय, ठीक हो गया, जो हैदराबाद में है। और फोर्थ है तेजपुर विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, असम में है। आप लोग याद रखना, मैं और बोल लेती हूँ दोबारा से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा,
थर्ड है हैदराबाद विश्वविद्यालय, फोर्थ है तेजपुर विश्वविद्यालय। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला है NHERC का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिलिंग। ठीक हो गया, NHERC का ये पूर्ण रूप है और इसको उच्च शिक्षा संस्थानों के नियमन मानकों के सुधार और निगरानी के लिए प्रस्तावित किया गया है और इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और विभिन्न नियामक संस्थाओं को एकीकृत कर प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? ठीक है, तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MCI। ठीक हो गया, तो क्या आंसर है? 11th का आंसर है भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई है? MCI के। ठीक हो गया, तो भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना मैंने बता दिया MCI के अकॉर्डिंग हुई थी, जो इसको हम बोल सकते हैं मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया को इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट 1956 के द्वारा 1956 के द्वारा स्थापित किया गया और जिसे 1993 में क्या किया गया? संशोधित किया गया था। 1993 में से संशोधित किया गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में है वर्तमान में निम्न में कौन कौन से प्रकार विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान है? तो आप लोग देख लीजिए, ए से लेके ई तक का आप लोगों को दिया हुआ है और फिर इसके नीचे विकल्प दिए हुए हैं, तो वर्तमान में बताइए। तो इसका थर्ड का आंसर आपका क्या होगा? देखिए बी, यानी कि मानित विश्वविद्यालय है वर्तमान में आपका, और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है और निजी विश्वविद्यालय भी है। ठीक हो गया, तो बी, डी और ई, बी डी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ऐसे विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम के द्वारा की जाती है और इसे वर्तमान में इसकी कितनी संख्या है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की? 54 है। और जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय ऐसे विद्यालय जिनकी स्थापना प्रांतीय या राज्य अधिनियम के द्वारा करी जाती है और राज्य विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की जाती है और इनकी संख्या कितनी है? 416 इनकी संख्या है। फिर डीम्ड भी आते हैं इसमें, डीम्ड विश्वविद्यालय हैं जो ये जिनकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान मतलब UGC करवाती है, इसकी डीम्ड विश्वविद्यालय, और 1956 की धारा 3 के तहत की गई डीम्ड विश्वविद्यालय कहलाते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है डीम्ड की? 125 है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ मैं। और जो प्राइवेट है यानी कि निजी विश्वविद्यालय हैं, ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना राज्य और केंद्र दोनों के अधिनियम के द्वारा इसके माध्यम से की जाती है, दोनों द्वारा, राज्य और केंद्र, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 375 है। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मानित विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय इसका आंसर है। ठीक है, इस पे डीम्ड विश्वविद्यालय ये सब ने दिया, अगर ये दिया होता तो ये भी इसका आंसर होता, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, अब आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो आप लोगों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का पता होना चाहिए। तो इसका आंसर, अब ये UGC के द्वारा स्थापित किए जाते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय? नहीं, ये रॉन्ग है। संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं? हाँ, ये सही है, राइट है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित? नहीं, गलत। केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं? राइट। केंद्रीय विश्वविद्यालय और नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित होते हैं? रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई है। ठीक है, जिसमें UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त है और केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार के द्वारा वित्त पोषित भी होते हैं और शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्न में से कौन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है?
तो अब इसका आंसर बताइए, उच्च शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य होते हैं आपका कैरियर विकास करना, शोध कार्य करना, शिक्षण अभ्यास करना और उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देना। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साक्षरता स्तर में सुधार। ये नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है पूछ रखा है। ठीक है, यानी कि अब देखो कैरियर का निर्माण है, शोध भी है और अध्यापन भी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य अधिशेष क्षेत्र के सही सेट की पहचान कीजिए। ठीक हो गया, यानी कि इसको आपको सीरीज पे लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों का होना चाहिए पहुँच। ठीक हो गया, पहुँच के बाद क्या होता है, अवधारणा, अवधारणा के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद सेवाएं शामिल होती है। ठीक है, और इस पे जो प्रदान होता है इसके मुख्य अधिशेष में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि इस पे अब इस नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए कौन सा सेट सही है। प्रदान, प्रदान को हटा दीजिए, और प्रदान किस पे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, यानी कि ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, हाँ प्रदान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा जो एनकेसी है। ठीक है, इसके मुख्य अधिशेष क्षेत्र हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि यूजीसी की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके ऑप्शन भी दिए हैं और इस पे इसके फैक्ट भी दिए हुए हैं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, यूजीसी की स्थापना। अब क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यानी कि देश के उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नव प्रवर्तनों को बढ़ावा देना नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसमें बोला है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल, ये राइट है। और देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, ये भी रॉन्ग है। फिर है डी वाला, विश्वविद्यालय और कॉलेज को अनुदानों का वितरण करना, ये राइट है। फिर है संघ तथा राज्य सरकार और उच्च शिक्षा अधिगम संस्था के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना, ये भी राइट है। तो इस पे आंसर आपका होगा बी, डी और ई, और ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल करना, विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान का वितरण करना और संघ तथा राज्य सरकार और उच्च शिक्षा अधिगम संस्थाओं के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है वह देश जहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थानों की सर्वाधिक संख्या है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका 18 का आंसर आपका हो जाएगा भारत, हमारा इंडिया। भारत देश में सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थान है। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है, 1000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है कि एनआईआरएफ के पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम है। ठीक है, और ये इसका जो राष्ट्रीय यानी कि एनआईआरएफ को 29 सितंबर 2015 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। कब किया गया था, 19 सितंबर 2015 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया था। और ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। और 2018 में देश में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए एनआईआरएफ में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया था 2018 में। और इस रैंकिंग में 11 श्रेणियों में संस्थानों को क्या किया है, सूचीबद्ध किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है रूसा, यानी कि रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली में निम्न हासिल करना है। बताओ क्या हासिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका क्या आंसर है, आपका 20 का आंसर देखो, समानता हाँ सही है, पहुँच भी सही है और उत्कृष्टता ये भी सही है, लेकिन सी आपका 50% GER ये रॉन्ग है। तो बताइए ए, बी और डी किस में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि जो रूस है ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को क्या करते हैं, वित्तीय पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013, ये याद रखना 2013 में इसका प्रारंभ किया गया था। और केंद्रीय वित्त पोषण मापदंड आधारित और परिणाम पर ये निर्भर होती है। और राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक
मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को वित्त पोषण इसके द्वारा दिया जाता है जो उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों को सुलझाने के लिए क्या है, राज्य के कार्य योजना की ये व्याख्या करता है। ठीक है, और आप लोग ये भी याद रख लेना जो इसके कुछ इम्पोर्टेंट उद्देश्य भी हैं रूसा के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में भी है। ये छोटा सा एक टॉपिक है। जो इसके उद्देश्य है ये क्या है, निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करती है और ये संबंध शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करती है और ये उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का भी निर्माण करती है। ये आप इसको ध्यान पे रखना। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालयों में निम्न में से कौन सी प्रवेश विधि अभिभावी थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रवेश परीक्षा इसका आंसर होगा। यानी कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, ये बिहार राज्य में पटना के निकट है और शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी ख्याति 5वीं शताब्दी में हुई थी। और जो चीनी यात्री थे फाहियान और ह्वेनसांग ने भारत यात्रा वर्णन में नालंदा की ख्याति का ज्ञान होता है और नालंदा की उन्नति में गुप्त सम्राटों का विशेष योगदान रहा है। और इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय भी था और इसमें सभी विषयों की पुस्तकों का एक विशाल संग्रह था और संपूर्ण पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित थे जिनके नाम क्या है, रत्न साकर है, रत्नोदधि है, रत्नोदधि है, ठीक हो गया, और क्या है, रत्न रंजक, ठीक हो गया, थर्ड है रत्न रंजक, ठीक है, इनके पुस्तकालयों के नाम है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तब इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। और नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश कठिन होता था और प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों से पंडित के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी और इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हो जाते थे केवल उन्हीं को विश्वविद्यालय में प्रवेश का अधिकार था। विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता था और छात्रों के निवास, भोजन, वस्त्र और चिकित्सा ये सब के लिए इनकी निःशुल्क व्यवस्था थी। ठीक है, और शुल्क या खर्च का यह सब भार राज्य और प्रजा पर था। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि नीचे दी गई सूची में उन कारकों को पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम प्रवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 22 का आपका आंसर क्या होगा। 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले देख लेते हैं, जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुत देता है, नहीं ये गलत है। कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावना है, ये सही है, पॉजिटिव है। छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षण की निपुणता, नहीं ये गलत हो जाएगा। संस्था और कक्षा में सकारात्मक प्रबल का बार बार ये राइट है, उपयोग किया जाना, और शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता, ये गलत है। तो देखिए इसका आंसर है आपका सेकंड और फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ को इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक है आपका फर्स्ट कथन है प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए, और कथन 2 है प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 23 का। अब देखिए 23 में फर्स्ट वाला बोला है कि प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए, सही है। सेकंड में बोला है कि प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं है, गलत है। यानी कि इसमें क्या होगा, एक सही है लेकिन सेकंड गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि शिक्षण अधिगम उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्न में किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 24। तो इसका आंसर है ज्ञान और अवबोध, नहीं रॉन्ग। अवधारणात्मक तत्व और विश्लेषण, ठीक है ये सही हो गया। अर्जित ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग, ये गलत है। और संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित तो राइट है। और मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो, ये भी सही है। तो आपका आंसर है बी, डी और ई। ये कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, यानी कि 24 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, जो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र है ये ब्लूम के वर्गीकरण के क्षेत्र में से है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, और ये ज्ञान और कौशल पर आधारित क्षेत्र है।
ठीक है। और इसमें इसके जो संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं इनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है, और ये 6 श्रेणियाँ क्या है? ज्ञान है, बोध है, उपयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, अब कथन को देखिए। कथन 1 में लिखा है कि शिक्षण और अधिगम का समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचनांक संबंध परिपक्वता को समझने अवबोध हेतु सामान्यकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अभिकरण पर आधारित है। राइट। कथन 2 में शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण, कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि निम्न में कौन सा अधिगम प्रबंधित तंत्र का उदाहरण नहीं है? नहीं है की बात करिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहले आप लोग देख लीजिए, जो मूडल है ये नहीं है, कैनवास भी नहीं है, एडुपजल है, ये है, तो ये राइट हो जाएगा। और स्कूलॉजी भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक मूडल, ए बी डी। ए बी डी किस में है? ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 26 का आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अधिगम प्रबंधन तंत्र ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं जो शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग शिक्षक और छात्रों के लिए एक आभासी वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है, और ये आमतौर पर पाठ्यक्रम सामग्री बनाने और प्रबंधित करने और शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण और सहयोग को सुविधाजनक बनाने, छात्रों की प्रगति पर नजर रखने और छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ये उपकरण शामिल होते हैं। और अधिगम प्रबंधन तंत्र के उदाहरण, अब ये उदाहरण आप लोग ध्यान पे रखना है। इसके उदाहरण मूडल, कैनवास, स्कूलॉजी, सॉक्रेटिव, माइंडफ्लैश, स्काई प्रेप, स्प्रिंग, लर्न, टैलेंट, ब्लैक बोर्ड लर्न, ये सब है। ठीक है, और इसमें उदाहरण नहीं है का पूछ रखा है। और जबकि जो एडुपजल है, किसी वीडियो में प्रश्न, ऑडियो या चित्र एम्बेड करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, एडुपजल। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम संबंध प्रबंधन तंत्र का उदाहरण नहीं है? नीचे दिए गए अधिगम प्रबंधित तंत्र का उदाहरण नहीं है। ठीक हो गया, अधिगम प्रबंधन तंत्र के उदाहरण तो इसमें मूडल, कैनवास और स्कूलॉजी, अच्छा नहीं है पूछ रखा है, सॉरी गलती हो गई। पर इसमें ऑप्शन ऐसे क्यों दे रखे हैं कि ए बी सी डी? ये तो जबकि इसके अधिगम प्रबंधित तंत्र के उदाहरण मूडल भी होता है, कैनवास भी होता है, स्कूलॉजी भी होता है, एडुपजल नहीं होता है। ठीक हो गया, इसके उदाहरण आप लोग लिख लेना। जो अधिगम प्रबंधन तंत्र के उदाहरण आपके मूडल होता है, कैनवास होता है, स्कूलॉजी होता है, और आपका ये भी होता है सॉक्रेटिव भी होता है। सॉक्रेटिव ऐसे लिखा जाता है इसको, सॉक्रेटिव भी होता है, और माइंड फ्लैश भी होता है। माइंड फ्लैश भी इसका उदाहरण है, और स्काई प्रेप भी इसका उदाहरण है, स्प्रिंग भी इसका उदाहरण है, लर्न भी, टैलेंट और ब्लैक बोर्ड लर्न आदि। तो क्वेश्चन पढ़ने में इसमें गलती हो रखी है, इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा अधिगम प्रबंधित तंत्र का उदाहरण नहीं है पूछ रखा है। नहीं है तो खाली एक एडुपजल नहीं होना चाहिए। मूडल, कैनवास और स्कूलॉजी इसका उदाहरण है। तो आप लोग ये 26 क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लीजिएगा। एडुपजल इसका उदाहरण नहीं होता है, पर ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं ए सी बी, ए बी डी, इस टाइप से आपको इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, सिर्फ सी नहीं दिया है। जबकि ए बी और डी मूडल, कैनवास और स्कूलॉजी इसके उदाहरण है। ठीक है, 26 यानी कि अधिगम प्रबंधन तंत्र के उदाहरण मूडल, कैनवास और स्कूलॉजी है, एडुपजल नहीं है। तो आप लोग एक बार ये चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि असमकालिक अधिगम वातावरण का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? इसमें भी नहीं है की बात करिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। जो असमकालिक अधिगम है, ये अधिगम की एक ऐसी विधि को संदर्भित करता है जहां शिक्षार्थियों को एक ही समय में एक साथ उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती, और यह शिक्षार्थियों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार शैक्षिक सामग्री, संस्थानों और गतिविधियों तक पहुंच प्राप्त करने और उनमें संलग्न होने में सहायता करता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असमकालीन अधिगम वातावरण का उदाहरण
नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभागियों के बीच रियल टाइम संचार और बातचीत होती है और इसमें शिक्षार्थियों को लाइव वीडियो सत्र के लिए एक ही समय पर एक साथ उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, जहां वे वास्तविक समय में एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समकालीन अधिगम का एक उदाहरण है, ठीक है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका उदाहरण है? समकालीन अधिगम का उदाहरण है, समकालिक का उदाहरण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असमकालिक का नहीं है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे हैं कि रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी शब्द किसने दिया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्वरमैन ने रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी शब्द दिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में होता है, ठीक है। मैंने ये स्वयं का ये पहले वाले वीडियो में भी आपसे डिस्कशन किया है, मैं अभी और कर दूंगी दोबारा। स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वीडियो व्याख्यान, ठीक हो गया, ये होता है। स्वमूल्यांकन परीक्षण, ये भी होता है। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए क्रेडिट अंतरण, ये नहीं होता है। ऑफलाइन चर्चा मंच, ये भी नहीं है। और अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री, ये सही है। तो इसका आंसर है ए, बी और ई, यानी कि ए बी है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तो स्वयं का फुल फॉर्म SWAYAM, ठीक है, SWAYAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, यानी कि युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन है। और ये क्या है? ये एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जिसके द्वारा कई तरह की क्या स्किल्स सीखी जा सकती है और ऑनलाइन कोर्स भी किया जा सकता है। और ये भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। और जो स्वयं पोर्टल में स्कूल और प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं, ठीक हो गया। इसमें जैसे बिजनेस स्टडी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, अकाउंटेंसी हो गया, मतलब इस टाइप के जो बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ये इस पे आप लोगों को सिखाए जाएंगे। और स्वयं प्लेटफॉर्म पर वीडियो व्याख्यान, स्वमूल्यांकन प्रशिक्षण और अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री भी शामिल होती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है TLC का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल लिटरेसी कैंपेन, ठीक हो गया। 30 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टोटल लिटरेसी कैंपेन। संपूर्ण साक्षरता अभियान भी बोलते हैं इसको, यानी कि भारत में ये वयस्क निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक प्रमुख रणनीति है। और ये दृष्टिकोण एक शक्तिशाली और व्यवहार मॉडल है जो भारत में साक्षरता परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने में सहायक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्था NIEPA कहाँ स्थित है? 31 का आपका आंसर है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे पहले तो आपका इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। NIEPA का N मतलब नेशनल, I मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, E मतलब एजुकेशनल, P मतलब प्लानिंग एंड A मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारत में स्थित ये एक शोध केंद्रित विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962, यानी कि 1962 में NIEPA की स्थापना दिल्ली में करी गई थी 1962 में। और इसका उपनाम क्या है? नीपा। इसको आप क्या बोलोगे? नीपा। NIEPA को क्या बोलोगे? नीपा। और 2006 में नीपा को विश्वविद्यालय होने का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। इसको विश्वविद्यालय होने का दर्जा कब मिला? 2006 में मिला था नीपा को, ठीक है। और इस संस्थान के कार्य क्षेत्र में शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार और परामर्शी सेवाओं का प्रसार आदि इसमें सम्मिलित है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है निम्न में कौन पर्यवेक्षण की प्राविधियों के बारे में सही है? तो बताइए 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए, कार्यशाला है, सम्मेलन भी है, प्रदर्शन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी सब है। 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं 33 में स्कूल का प्रधानाचार्य अगले 5 वर्ष में किए जाने वाले क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। यह किसका उदाहरण है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिप्रेक्ष्यगत नियोजन, ठीक हो गया।
यानी कि स्कूल का प्रधानाचार्य अगले 5 वर्ष में किए जाने वाले क्रियाकलाप और कार्यक्रम के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये परिक्षेपी नियोजन के उदाहरण में आता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि नेतृत्व के हाल ही के प्रतिमान किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उपयुक्त शैलियों के साथ साथ स्थिति परक कारक होना चाहिए नेतृत्व के हाथ। ठीक है, 34 का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि कौन सा संप्रत्यय सतत शिक्षा के अधिक निकट है। तो बताइए 35 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन प्रयत्न शिक्षा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था का संप्रत्यय किसने दिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है सम 36। इसका आंसर है आपका I.K. डेविस ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था का संप्रत्यय दिया था। ठीक है, I.K. डेविस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया बोला था। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया किसने कहा था। ये कहा था I.K. डेविस ने। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और इन्होंने शिक्षण अधिगम व्यवस्था का प्रत्यय शिक्षा क्षेत्र में सबसे पहले अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग के माध्यम से प्रदान किया गया था। और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पहले आया हुआ है कि मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, जो सेंट्रल स्कूल पीजीटी के एग्जाम होते हैं उस पर ये पूछा गया है मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। ये पुस्तक किसकी है, तो ये किसकी है, I.K. डेविस की है। ठीक है, मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। और इस पे शिक्षा में साधन और स्रोतों के उपयुक्त प्रयोग और उनके समन्वय करने की कला को शिक्षण अधिगम व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसी में अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में शिक्षण प्रतिमान नहीं देते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षण अभ्यास। ठीक है, यानी कि जो शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अभ्यास नहीं देते हैं, ये संप्रत्यात्मक रूपरेखा देते हैं, अनुदेशात्मक प्रारूप भी देते हैं और शिक्षण के सिद्धांत भी देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि निम्न में से किसके द्वारा रटना सीखने की बजाय अवधारणाओं की आलोचनात्मक समझ पर बल दिया गया है। तो बताइए 38 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक हो गया, NKC। इन्होंने रटना सीखने के बजाय किस पे दिया है, अवधारणाओं की आलोचनात्मक समझ पर बल दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पे ये माध्यमिक शिक्षा आयोग है कोठियारिया, इनका भी सुन लीजिए। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है ये भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। इसको हम मुदालियर आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, छात्रों के व्यक्तिगत का चहुमुखी विकास करना था और छात्रों में व्यवसाय को विकसित करना, छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता को विकसित करना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आपका सेकंड था कोठारी शिक्षा आयोग। इसका गठन कब हुआ था, 14 जुलाई 1964। मैंने बताया हुआ है पहले की वीडियो में भी और इससे पहले के क्वेश्चन में भी, आई थिंक मैंने बता दिया ये आपको। और इसकी अध्यक्षता किसके उसमें हुई थी, डॉक्टर DS कोठियारी। और इसका उद्देश्य क्या था, उस समय भारत में पालन की जाने वाली शैक्षणिक प्रणाली का आकलन करने के लिए और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीति और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम ये NKC, जो इसका आंसर है। NKC ने क्या बोला था, इसका गठन तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 13 जून 2005। 13 जून NKC, ठीक है, 2005 में हुआ था। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक भारतीय थिंक टैंक था और जिसे उन संभावित नीति पर विचार करने का काम सौंपा गया था जो ज्ञान गहन सेवा क्षेत्र में भारत के तुलनात्मक लाभ को बढ़ा सकती है। और ये अवधारणाओं की आलोचनात्मक समझ पर बल दिया था इन्होंने। और लास्ट है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इन्होंने क्या बोला था, 1980 NEP 1986 ये थे। इसके द्वारा पहली बार क्या था, संपूर्ण भारत में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 ये NEP 1986 है। ठीक है, प्रणाली को इन्होंने अपनाया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा देश के लगभग 90% लोगों को प्राप्त हो तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गणित और विज्ञान विषय को अनिवार्य कर दिया गया था। यह 1986 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या था, 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक हो गया, कोठियारी आयोग
नहीं, सॉरी, गलती हो गई। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी, यानी कि निम्न में से किसके द्वारा रटना सीखने की बजाय उदाहरणों की आलोचनात्मक समझ पर बल दिया गया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा। 38 का है ऑप्शन नंबर सी। अब है 39 में भारतीय संविधान में अब शिक्षा सम्मिलित की गई है, बताइए 39 में किस पे? ये तो ईजी सा क्वेश्चन है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है, क्योंकि ठीक है ये, क्योंकि ये शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, इतना ध्यान पे आप रखना। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दायित्व है ये। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है एनसीटीई संबंधित है, बताइए एनसीटीई किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा, सबसे पहले तो आप एनसीटीई के बारे में बताइए। एनसीटीई ये एक राष्ट्रीय अध्यापक, इसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई को, ठीक है। और ये कब पारित किया गया था? 1993 में। एनसीटीई कब पारित की गई थी? 1993 में। और 1995 में ये क्या आई थी? अस्तित्व में आई थी। 1995 में ये अस्तित्व में आई थी। और इस परिषद का उद्देश्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियोजित और समन्वित विकास किए जाने के साथ ही जरूरी नियम बनाने और अध्यापक शिक्षा के मानकों और स्तरों का उचित संरक्षण करना था, ठीक है। तो बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? एनसीटीई संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक शिक्षा से यह संबंधित है। तो आज सीडीपी के हो गए हैं आपके 40 क्वेश्चन। तो अब मैं कल लेके आऊँगी 35 क्वेश्चन जीके के, प्रैक्टिस सेट के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।